Hello everyone, welcome back to the channel Commerce on your Tips. लास्ट चैप्टर में हमने आपको या लास्ट चैप्टर बोल सकते हो या लास्ट वीडियो बोल सकते हो, हमने क्लास 11th में ये बताया था कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के होते हैं, कौन से यूनिट्स कितने मार्क्स के होते हैं, इकोनॉमिक्स में कितने पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स का टोटल जो मार्क्स है या क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखोगे तो पूरे क्लास 11th, क्लास 12 एंड इवन अगर आप ग्रेजुएशन में भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हो उसमें भी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोई कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो शायद अगर आज आपका बेस क्लियर होता है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस बुक से लेके नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि सबसे पहले वर्ड आया माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअल में जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी क्लास 11th में है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी क्लास 12th में है। तो हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला वर्ड है आई। ये वर्ड है आई। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है जब किसी एक के बारे में हम बात करें, जैसे मान लो ओवरऑल इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर अगर हमने किसी एक कंज्यूमर की बात करी या ओवरऑल इकोनॉमी अगर उसके अंदर हमने किसी एक प्रोड्यूसर की बात करी या ओवरऑल एक इकोनॉमी उस इकोनॉमी के अंदर हमने डिमांड की बात करी तो वो माइक्रो में आएगा। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो किसमें आएगा, मैक्रो में आएगा। तो डिमांड जैसे इंडिविजुअल डिमांड है तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो जब हम किसी भी क्या करते हैं इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जब हमने किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात की तो वो किसमें आएगा, वो आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो क्या लिखा हुआ है, द ग्रीक वर्ड ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। अगर ग्रीक वर्ड में ओइकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। एंड नीमेन, नीमेन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मतलब क्या पता चला, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। जब एक इकोनॉमी के अंदर कौन होते हैं, हाउस होल्ड। जैसे हाउस होल्ड क्या होता है ये और मैं बता दूं, जैसे आप है, हम हैं, कोई भी है, अगर हम कहीं ना कहीं घर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वी आर अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड। तो एक हाउस होल्ड का मैनेजमेंट किससे पता चलता है, एक हाउस होल्ड का, एक वर्ड है ना, एक हाउस होल्ड का मैनेजमेंट जो पता चलता है वो पता चलता है किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया है, द ग्रीक वर्ड ओइकोस मींस हाउस होल्ड एंड नीमेन मींस मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। फिर क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी चीज क्या बताती है, provides people the means to work and earn a living। अच्छा, यही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है या आप कह सकते हो इकोनॉमी की डेफिनेशन और यही माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे इकोनॉमिक्स क्या बताता है, provides people the means to work, मतलब हम कैसे काम करते हैं और हम कैसे क्या करते हैं, पैसे को अर्न करते हैं, वर्क एंड अर्न। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है हम काम करते रहे पता चले पैसा ही ना आए, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर कोई इंसान वर्क करता है या अगर कोई इंसान वर्क करना चाहता है तो वो वर्क इसलिए करता है जिससे कि वो पैसे को अर्न कर सके। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ओवरऑल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यूनिट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज, ओवरऑल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे कंटिन्यू करके चलोगे, तो ये सारी चीजें बताएंगे। ये सारी चीजें जो है अब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं इसमें कि बेसिकली क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ध्यान से देखना, ये जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम तीन पार्ट में अपने आप को डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंज्यूमर, जो कि लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में हमने ये तो बताया था लेकिन ये नहीं बताया था कि कंज्यूमर एक्चुअल में होता कौन है, प्रोड्यूसर कौन होता है और इकोनॉमिस्ट कौन होता है। तो आज हम ये सारी चीजें आपको ब्रीफली बताएंगे।
तो आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप कौन बनोगे? कंज्यूमर। फिर आप कौन बनोगे? प्रोड्यूसर। और फाइनली आप कौन बनोगे? इकोनॉमिस्ट। तो सबसे पहले बात आती है सर कंज्यूमर कौन होता है? हु इज अ कंज्यूमर? तो कंज्यूमर, अब देखो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत से स्टार्ट करने में सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर की। ध्यान से देखना, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब होता है जैसे आप हो, आप मार्केट गए और आप जो है एक पेन खरीद के लेके आए। अगर आप एक पेन खरीद के लेके आए तो पेन जब आपने खरीदा तो पेन आपने जबरदस्ती नहीं खरीदा, आपकी इच्छा थी इसलिए खरीदा। तो जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, लेकिन किसके लिए कंज्यूम करता है? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसा तो नहीं तुम बाजार गए तुम बॉम्ब खरीद लाए, बॉम्ब तो नहीं खरीदा, तुमने क्या खरीदा? तुमने पेन खरीदा। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी चीज को कंज्यूम करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कंज्यूमर। क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं कंज्यूमर। तो जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट क्या था? चैप्टर फर्स्ट था आपका इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट क्या था? चैप्टर फर्स्ट आपका था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं बुक का। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के बाद हम ये बताएंगे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या है, या एक पर्सन, एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़े, सबसे बड़ा रीजन। चैप्टर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो यही बताता है कि अगर एक पर्सन इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा है तो व्हाट इज द रीजन, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये सबसे बड़ा रीजन आता है कि क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें, क्या रीजन है, हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते। तो ओवरऑल जो रीजन है वो आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया गया है, जिस चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। जिस चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर फर्स्ट है जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है इंट्रोडक्शन का। जैसे ही हम चैप्टर फर्स्ट के बाद अगर हम बात करें, चैप्टर फर्स्ट के बाद जो है हम आते हैं चैप्टर जो है वो चैप्टर किसमें? चैप्टर हम आते हैं सेकंड में। तो सेकंड चैप्टर से अब जो चैप्टर सेकंड है वो क्या है? चैप्टर सेकंड है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब बात आती है कंज्यूमर कौन है? हम ये बता चुके हैं कंज्यूमर कौन है। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स डिफरेंट गुड अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फेक्शन। मतलब चैप्टर सेकंड कंज्यूमर, चैप्टर थर्ड डिमांड और चैप्टर फोर्थ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन तीनों चैप्टर्स में आप कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर तो समझ में आता है, बात किसकी आती है? बात आती है इक्विलिब्रियम की। सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? तो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आप कहोगे सर ये स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट रिफर्स टू, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से एक कंज्यूमर अपने आप को शिफ्ट करना पसंद ना करे। ध्यान समझना, इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब नहीं है उस पॉइंट पे आके सो जाओ, सोना नहीं है। रेस्ट का सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहां से कंज्यूमर अपने आप को शिफ्ट करना पसंद ना करे। जैसे आपने आपसे बोला गया कि जाओ बेटा जो है वो जो कि आप क्लास 11th में हो तो इकोनॉमिक्स की बुक लेके आओ, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लिया है। तो आप बुक स्टोर गए। देखो हर एक कंज्यूमर क्या चाहता है? अगर तुम एक कंज्यूमर हो तुम क्या चाहोगे? तुम यही तो चाहोगे कि चीजें सस्ती मिले। तो तुम एक बुक स्टोर पर गए, एक बुक स्टोर वाले से तुमने बात की, तुमने कहा मुझे ये बुक चाहिए, उसने कहा ठीक है हम आपको ये बुक देंगे। ये बुक जो है वो 10% पर देंगे। आपने कहा 10% बस? आपने कहा ठीक है। आप दूसरी शॉप पर गए, उसने कहा हम आपको 12% देंगे। आपने कहा अरे वाह ये तो 12% हो गया। अब हम तीसरी शॉप पर गए, जब तीसरी शॉप पर गए 2000 रुपये में 15% मिला। तो सबसे ज्यादा कौन से बुक स्टोर पर आपको मिला? सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट आपको मिला वो थर्ड बुक स्टोर पर मिला। किस पर मिला? एक पर मिला आपको 10%, एक पर आपको मिला 12%, जबकि जो लास्ट
आपकी जो है बुक स्टोर था उसको कितना मिला 15%। तो ये जो 15% है ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट क्या हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से फिर कंज्यूमर शिफ्ट होना पसंद नहीं करता है। इन फ्यूचर अगर आप अकाउंट्स की बुक लेने जाओगे, आप बीएस की बिजनेस स्टडीज की बुक लेने जाओगे, आप इंग्लिश की बुक लेने जाओगे, आप कोई भी बुक लेने जाओगे या अपने दोस्तों के लिए भी बुक लेने जाओगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप दोगे किसको, जो थर्ड बुक स्टोर है या थर्ड बुक सेलर है। तो कहने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, और स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से कंज्यूमर अपने आप को शिफ्ट करना पसंद नहीं करता है, तो वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर सेकंड है, बेसिकली चैप्टर सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। चैप्टर सेकंड आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग मतलब बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको ओवरऑल डिस्क्रिप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती क्या है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो सेकंड चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, द सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, जब किसी भी चीज को हमने क्या किया, जब किसी भी चीज को जो है वो हमने कंज्यूम किया और उसको कंज्यूम करने पे जो हमारा सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिकल टर्म में आए, इसमें आए जो हमारा सेटिस्फेक्शन न्यूमेरिकल टर्म में आता है तो उसको हम नाम देते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब आप कहोगे सर न्यूमेरिकल टर्म क्या होता है, देखो अभी भी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जब टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो और एलेबोरेट करेंगे। तो न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल का मतलब आपने सपोज करो सुबह आप उठे, आपको ब्रेकफास्ट जो है वो किया आपने, तो किसी भी चीज को आपने कंज्यूम किया, सपोज करो आपने ब्रेड खाई, तो ब्रेड को खाने पे जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला उसको आपने न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस किया तो वो कार्डिनल में आता है। अब क्वेश्चन आएगा सर न्यूमेरिकल टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या रीजंस हैं कि हम न्यूमेरिकल टर्म में उसको एक्सप्रेस कर सके, या किस तरीके से हम उसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल टर्म एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हो कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और साइकोलॉजिकल होती कैसे ये हम जब बताएंगे जब ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये कार्डिनल हो गया। और दूसरा क्या है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या है, ऑर्डिनल का मतलब ये है कि जब किसी भी चीज को हमने कंज्यूम किया, उसको कंज्यूम करने पे हम अपनी सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकल टर्म में ना समझाएं, हम उसको किसमें समझाएं, हम उसको जो है रैंक प्रेफर करें। क्या प्रेफर करें, रैंक प्रेफर करें। तो ये आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर सेकंड का नाम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, इस चैप्टर सेकंड में आप क्या क्या पढ़ोगे, टॉपिक्स हम बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। आप पढ़ोगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी, आप पढ़ोगे इंडिफरेंस कर्व, आप पढ़ोगे बजट लाइन, आप पढ़ोगे बजट सेट, आप पढ़ोगे इंडिफरेंस मैप, आप पढ़ोगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारी चीजें आप चैप्टर सेकंड में पढ़ोगे। तो ये है चैप्टर सेकंड, इसका नाम क्या है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब आप चैप्टर सेकंड को पढ़ो तो चैप्टर सेकंड में आप खुद को क्या मान के चलना, कंज्यूमर मान के चलना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डिमांड। अब डिमांड में भी आप कंज्यूमर रहोगे, याद रखना। जब आप चैप्टर थर्ड क्या पढ़ोगे, जब आप चैप्टर थर्ड डिमांड पढ़ोगे तो डिमांड में भी यू विल बी क्या, कंज्यूमर। अब डिमांड होती क्या है, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। डिमांड बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बनती है, शॉर्ट में समझ लो। डिमांड बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बनती है। 4 चीजों का मतलब होता है, पहला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, पहला पॉइंट है आपका पहला। दूसरा होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तीसरा जो आपका टाइम है या तीसरा जो आपका पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम। और चौथा पॉइंट है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाई। ये जो 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें मिलके क्या करती हैं, डिमांड बनाती है। 4 चीजें होती क्या हैं, अब ये सुन लो। तुम गुस्सा हो गए घर में, तुमने कहा नहीं हमें तो फोन खरीदना है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी डिमांड है कि तुम्हें फोन खरीदना है। अच्छा, एक चीज और होती है डिजायर। एक डिमांड जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आपको एक चीज और बताएंगे डिजायर और वांट क्या होता है। हमें हमारी जेब में 5 रुपए और हम कहें नहीं हमें तो ऑडी खरीदनी है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी डिजायर है।
ये हमारी क्या है, डिजायर है। और वांट का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम खरीदना चाहे उसके हम कैपेबल हो, जो चीज हम खरीदना चाहें उसकी हम क्या हो, कैपेबल हो, और विलिंगनेस हमारी इच्छा भी हो। तो जो कि हम बात कर रहे हैं डिमांड की, तो डिमांड में सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। जैसे हमने क्या बताया ना कि आपकी जिंदगी में मोबाइल लेना है, आपने घर पे 2 दिन खाना नहीं खाया, आपने कहा नहीं लेंगे तो मोबाइल ही लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे, तो मोबाइल ठीक है घर वालों का, ले पकड़ो रुपए ले जाओ, जाओ पकड़ो मोबाइल लेके आओ। अब तुम जो है मोबाइल के लिए तुम्हें पैसे मिले, तुम शॉप पर गए, तुमने क्या कहा, भैया मोबाइल दिखाना। अब मोबाइल कितने देखोगे, कितने चाहिए, तुम क्या कहोगे, एक ही चाहिए, आई एम कंज्यूमर, तो आप एक खरीदोगे, तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। उसने कहा कि जब आप मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल के बदले पैसा दोगे या नहीं दोगे, तो आपने जब मोबाइल लिया और पैसा दिया, क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तीसरा क्या है, आपने जब मोबाइल खरीदा तो कोई ना कोई समय होगा, सुबह शाम रात दोपहर, अगर ऑनलाइन खरीदा रात को 2 बजे भी खरीदा तो भी एक वो टाइम है या नहीं है, तो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। और चौथा क्या है, आपकी इच्छा थी, विलिंगनेस और एबिलिटी, आप एबल भी थे, दोनों होनी चाहिए, इच्छा भी थी और एबिलिटी। अब आप कहोगे सर एबिलिटी क्या है, एबिलिटी का मतलब अगर 20,000 रुपए का हमें फोन चाहिए तो 20,000 रुपए हमारे पास होने चाहिए, मतलब हम एबल है। तो डिमांड जो है वो डिमांड के 4 पिलर्स होते हैं, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। तो ये चैप्टर 3 कौन सा है, चैप्टर 3 है डिमांड। और एक चीज और डिमांड में जल्दी से हम बता देते हैं, डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप चलती है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये डिमांड का डिस्क्रिप्शन है चैप्टर 3 का। अच्छा, डिमांड से रिलेटेड एक और चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड से रिलेटेड एक और जो है वो चैप्टर है जिसको हमने नाम दिया अकॉर्डिंग टू द रिफ्रेशर। अगर हम आपकी रिफ्रेशर की बात करें तो एक चैप्टर, इसका चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक पॉइंट हमेशा हर बच्चे को कंफ्यूज करता है, ध्यान सुनना, हमेशा एक पॉइंट जो है हर बच्चे को कंफ्यूज करता है कि सर डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्क क्या है, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्क क्या है। तो सुनो, डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, और प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम शॉर्ट में बताते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी तुम कंज्यूमर ही रहोगे, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो डिमांड कितने परसेंटेज से कम होती है। अगर प्राइस कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो कितने परसेंटेज से बढ़ती है, ये सब तुम पढ़ोगे चैप्टर 4 में, जिस चैप्टर 4 का नाम क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे, इसी चैप्टर में तुम पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स। इसी चैप्टर तुम क्या पढ़ोगे, इसी चैप्टर तुम क्या पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर 4 है। फिर बात करते हैं, अब आ जाओ चैप्टर 5। अब इधर से तुम बनोगे प्रोड्यूसर, अब इधर से तुम क्या बनोगे, प्रोड्यूसर। चैप्टर 4 तक तुम क्या थे, कंज्यूमर, अब चैप्टर 4 में तुम क्या बनोगे, प्रोड्यूसर। तो देखो प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर की बात करने में बेसिकली जो है वो हम बात करते हैं कि 5th चैप्टर जो है वो है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। चैप्टर 5 कौन सा है, चैप्टर 5 है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब समझना प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि तुम एक प्रोड्यूसर हो, तुम किसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहते हो, तुम ये पेन को प्रोड्यूस करना चाहते हो। अगर तुम इस पेन को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो पेन कैसे प्रोड्यूस होगा, पेन हो कुछ भी हो XYZ, 2 चीजों की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर। अब आप कहोगे सर ये फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हैं, फिक्स्ड फैक्टर में आती है मशीन, आपकी मशीन के साथ आती है लैंड, प्लांट, ये सब क्या है, प्लांट मतलब पेड़ पौधा प्लांट नहीं, प्लांट मतलब इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मशीनरी। तो ये फिक्स्ड फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर्स में आती है लेबर, लेबर के साथ साथ रॉ मटेरियल, और कई सारी चीजें जो वेरिएबल फैक्टर में आती है, जल्दी से इसको बता देते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो आप मेनली 3 टॉपिक पढ़ोगे वो कौन से हैं, हम इसको इधर पे इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेनली जो आप इधर पे पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि सबसे पहले जो कि प्रोडक्शन का पहला वर्ड क्या है, पी, तो हम पढ़ेंगे इधर पे टोटल प्रोडक्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आपको सर ये होते क्या, तो हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 5 में। और तीसरा जो आप मेन टॉपिक इसका पढ़ोगे दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
ये आप पढ़ोगे चैप्टर 5 में, जिस चैप्टर 5 का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। जल्दी से हम ये और बता देते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे ये अभी पेन है, ये पहले पेन तो था नहीं, इसकी प्लास्टिक अलग थी, इसका इंक अलग था, इसकी निप अलग थी, हर चीज अलग अलग थी। तो जब किसी भी रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, जब किसी भी किसको रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन। तो ये चैप्टर 5। अब तुमने किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर लिया, तो प्रोडक्शन करने के टाइम पर क्या लगता है, प्रोडक्शन करने के टाइम पर पैसा लगता है। तो जब तुमने ये पेन बनाया तो एज अ प्रोड्यूसर तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ, जब तुमने ये पेन बनाया एज अ प्रोड्यूसर तो तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ, ये आता है किसमें, ये आता है आपका कॉस्ट में। तो आप चैप्टर 6 क्या पढ़ोगे, चैप्टर 6 आप पढ़ोगे कॉस्ट। चैप्टर 6 क्या पढ़ोगे, चैप्टर 6 आप पढ़ोगे कॉस्ट। तो कॉस्ट में आप क्या पढ़ोगे, कॉस्ट में जो है कॉस्ट को हम शॉर्ट बता देते हैं। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड सी है, तो जब पहला वर्ड आपका सी है तो इसमें आप पढ़ोगे टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। फिर आप पढ़ोगे एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। आप कहोगे सर ये सब क्या है, तो ये सब ना पढ़ो, तुम इतना पढ़ो कि चैप्टर 6 जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर विच इज अकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी एज अ प्रोड्यूसर। जब हम एज अ प्रोड्यूसर किसी भी चीज को बनाते हैं, तो किसी भी चीज को बनाने जो भी हमारा खर्च आता है वो चैप्टर 6 कॉस्ट में आता है। फिर इसमें भी आप प्रोड्यूसर हो। फिर आता है चैप्टर 7, इसको हम अलग से बना देते हैं। फिर आता है कौन सा, फिर आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है रेवेन्यू। अब आप कहोगे रेवेन्यू का मतलब क्या, तुमने ये प्रोडक्ट बना लिया, इस प्रोडक्ट का तुम क्या करोगे, तुम बेचोगे ही ना, बिना बेचे तो ये प्रोडक्ट का कोई काम है नहीं। तो जब तुमने इस प्रोडक्ट को बेचा तो बेचने पे जो भी तुम्हें रिटर्न मिलता है पैसा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे मान लो ये पेन 100 रुपए का बिका, तो 100 रुपए जो तुम्हारे पास आए इंक्लूडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अलग से नहीं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, जो भी तुम्हारे पास रुपए आया किसी भी चीज को बेचने पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू में पहला वर्ड क्या है, आर। रेवेन्यू का पहला वर्ड क्या है, आर। तो आप इसमें पढ़ोगे टीआर, एआर और एमआर। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब आप कहोगे रेवेन्यू सिर्फ शॉर्ट में समझो, इसमें भी तुम प्रोड्यूसर हो, कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज हम बेचने पे हमें जो भी रिटर्न मिले, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 कौन सा है, चैप्टर 8 है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जो आपका चैप्टर 8 है वो कौन सा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जैसे तुमने चैप्टर 2 पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसमें तुम कंज्यूमर थे, उसमें तुम क्या थे, उसमें तुम कंज्यूमर थे। अब तुम क्या पढ़ रहे हो, चैप्टर 8। चैप्टर 8 कौन सा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझना। अब प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, तो सुनो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जब आता है, या तो व्हेन टीआर इज इक्वल टू टीसी, जितनी हमारी टोटल कॉस्ट हो उतनी हमारी, जितनी हमारी टोटल रेवेन्यू उतनी हमारी टोटल कॉस्ट हो, या एमआर इज इक्वल टू एमसी, या मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो ये चैप्टर 8 है। इस चैप्टर 8 का नाम क्या है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ऑलरेडी हम बता चुके थे। फिर बात करते हैं चैप्टर 9 की। तो चैप्टर 9 की जब हम बात करेंगे तो चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 9 है आपकी सप्लाई। चैप्टर 9 आपकी क्या है, चैप्टर 9 है आपकी सप्लाई। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे जब डिमांड चैप्टर पढ़ा था तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप थी, उल्टी रिलेशनशिप थी, क्योंकि तुम उधर कंज्यूमर थे। याद रखना, जब डिमांड की बात आएगी तो तुम कंज्यूमर रहोगे, और जब सप्लाई की बात आएगी तो तुम प्रोड्यूसर रहोगे। तो चैप्टर 9 में सप्लाई में एक चीज देखें, चलो, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो गया। कहोगे सर ऐसा क्यों, यार तुम प्रोड्यूसर हो, तुम इस पेन को कब ज्यादा बेचोगे, जब ये 100 रुपए का होगा या जब ये 50 रुपए का होगा, सीधी बात है 100 रुपए का होगा। तो सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस और सप्लाई के बीच में। पढ़ोगे तुम चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 का नाम क्या है, सप्लाई। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 9 सप्लाई के बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है चैप्टर 10, और चैप्टर 10 का नाम है मेन मार्केट फॉर्म्स। मतलब हमारी इकोनॉमी में कितने तरीके के मार्केट होते हैं, मतलब जो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर कितने तरीके के जो है वो आपके मार्केट होते हैं। तो कितने तरीकों के मार्केट में हम बात करते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, हम शॉर्ट में बता देते हैं इसको।
परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर, खरीदने वाले लोग भी ज्यादा और बेचने वाले लोग भी ज्यादा हो। दूसरा होता है मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बेचे या वही अकेला पूरे मार्केट में, उसके अलावा दूसरा कोई ना वैसे रेलवे से नहीं लिया। तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब बेचने वाले लोग ज्यादा हो। जैसे हर कोई एग्जांपल, टूथपेस्ट हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ब्रश हो गया, सब क्या है? ये सब मोनोपोलिस्टिक एग्जांपल है। और लास्ट आता है क्या? ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ओलिगोपोली का मतलब होता है कि फ्यू बिग सेलर्स, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, स्टील कंपनी, ये सब क्या है? ये सब ओलिगोपोली में है। उसके बाद आता है चैप्टर 11 क्या है? चैप्टर 11 है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप एक ऐसा इकोनॉमिस्ट, आप लास्ट चैप्टर में ये पढ़ोगे कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे चेंज होती है। हमेशा से एक डाउट रहता है कि यार किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे चेंज हो जाती है, कैसे रखते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ोगे तुम चैप्टर 11 में। और इसलिए एक लास्ट में एक लाइन और बोल देते हैं, और इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। किसी भी नए प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, किसी भी नए प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो सकती है, तो ये सब किसमें आता है? चैप्टर 11 में आता है। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो भले ही हम जल्दी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके पूरे ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।